आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशंस एंड मेंटेन अ स्पीशीज। के रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर नई जनरेशंस पैदा होती हैं, और इसका जो मकसद है वो क्या है कि स्पीशी को मेंटेन रखना है, कि एक जो सीपीसी चल रही है उसकी सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसे अगली लाइनों में हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी और अ पॉपुलेशन। मतलब कि जो एक स्पीशी है उसकी बका के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बीइंग अगर हैं, अगर ह्यूमन बीइंग की स्पीशी को कायम रखना है, जिंदा रखना है, तो उस स्पीशी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो उससे वो मर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह हर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो एक क्या टाइम आएगा कि जो ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशी है, ठीक है, होमोसैपियंस, वही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए स्पीशी की सर्वाइवल के लिए उन ये ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग इंसान के या उस ऑर्गेनिज्म के अपने लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस स्पीशी की सर्वाइवल के लिए, उस स्पीशी को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसे वन बाय वन देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। Asexual reproduction requires only single parent organism which gives rise to offspring by mitotic cell division। मतलब asexual reproduction में अगर ऑर्गेनिज्म नंबर 1 है, ठीक है, इसे दूसरा ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ये क्या करेगा, कुछ ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल करेगा कि ये अपने से ही 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा या अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर लेगा विदाउट एनी अदर मेंबर। ठीक है, the total chromosome content of the cell is exactly replicated and passed to the daughter cell। मतलब फॉर एग्जांपल कि इसके पास 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो ये आगे दो हमारे पास बनेंगे, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे इससे, तो उनके पास भी क्या होगा, 10-10 क्रोमोसोम्स होंगे और सेम वही होंगे जो कि उनके पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर थे। उसके बाद क्या कहा गया है, द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। साफ ज़ाहिर है अगर सेम पेरेंट्स वाले क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग्स के अंदर होंगे तो वो जेनेटिकली 100% अपने पेरेंट से मिलते जुलते होंगे, कि उनकी शक्ल, सूरत, उनकी आदतें, उनकी हर चीज़ वो जो क्या होगी, अपने पेरेंट से मिलती जुलती होगी। ये किसके नतीजे में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारे पास फ्यूजन हो रही है, स्पोरुलेशन हो रही है, बडिंग हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। तो ये था हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। मतलब कि एसेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट से ही गुजारा हो रहा था, लेकिन इसके अंदर 2 पेरेंट्स होंगे। क्या होगा, 2 पेरेंट्स होंगे और उनका जो सेक्स होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर एक मेल है तो दूसरी फीमेल लाजमी होगी। होता क्या है इसके अंदर, फर्टिलाइज्ड एग इज प्रोड्यूस थ्रू द यूनियन ऑफ म्योटिकली प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। होता क्या है कि ये जो हमारे पास मेल है और यहाँ पे क्या कहते हैं, फीमेल है। ठीक है, मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, ठीक है,
ओ फीमेल क्या एग प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो वो एग होता है वो क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड होता है, अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, होता क्या है कि जब ये स्पर्म आके इस एग से मिलता है तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर। ठीक है, जो कि आगे क्या बनता है, आगे ऑफस्प्रिंग बन सकता है। ठीक है, तो यही इसके अंदर बताया गया, फर्टिलाइज्ड एग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द यूनियन ऑफ म्यूटिकली प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट। सेक्स सेल्स इसके अंदर स्पर्म और ओवरी की बात हो रही है। ठीक है, स्पर्म एंड एग। अब क्या हो रहा है कि प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह हो रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के तहत हो रही है। क्या हो रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब के प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर स्पोर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, जो कि किसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और गैमीट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, जो कि करेक्टरिस्टिक्स थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इस वजह से इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसे आगे जाके हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के, प्लांट्स के अंदर कितने किस्म की रिप्रोडक्शन हमें मिलेगी और वो कैसे कैसे होती है। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड, मतलब कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, कि इसके अंदर दो अपोजिट जेंडर नहीं चाहिए होते, कि एक सिंगल जो हमारे पास प्लांट है वो अपनी जो तादाद है वो कैसे बढ़ा रहा है उसे देखते हैं। हमारे पास पहले वाला मेथड है लेयरिंग है, दूसरा ग्राफ्टिंग और तीसरा बडिंग है। और इन्हें ये किस तरह कराया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर आर्टिफिशियल मोड्स के थ्रू, मतलब कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स का कोई ना कोई रोल है, ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो ह्यूमन बींग्स करवा रहे हैं, किसकी जरिए, आर्टिफिशियल मोड्स के जरिए। अब सबसे पहले बात हुई है लेयरिंग की। लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक यानी कि ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट, अगर क्या होगा कि जिस तरह के आपको ये लीफ नज़र आ रहा है, अगर आप इस लीफ को या इस जो आपको एक शाख नज़र आ रही है इसे लें, ठीक है, इसे आप क्या कर देते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं, क्या कर दिया, इसे आपने ज़मीन के नीचे, अंडर द सॉइल, मतलब के सॉइल के नीचे बरी कर दिया, मतलब के दबा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से, ठीक है, आपका जो न्यू जो प्लांट है वो उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले मेथड को क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। अब आगे हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका वो कहा जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि दो प्लांट्स लिए जाते हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। ठीक है, अब फर्ज करो फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लांट ए है, लेकिन मैं उस प्लांट के अंदर जो एक प्लांट बी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा कि मैं इस प्लांट ए के कुछ यहाँ से पोर्शन को खाली करूँगा, ठीक है, यहाँ से ये जो पत्ता और ये जो शाख निकल रही है इसे रिमूव कर दूंगा। यहाँ से भी क्या करूँगा कि एक पीस ले लूँगा। ठीक है, अब जो प्लांट ए है, प्लांट ए के ये वाली जगह पे मैं ये प्लांट बी से ये जो जगह मैंने यानी प्लांट बी का जो पार्ट लिया है उस प्लांट बी के पार्ट को प्लांट ए के अंदर इम्प्लांट कर दूंगा। यानी प्लांट बी का जो हिस्सा मैंने यहाँ से निकाला है वो इस यहाँ, तो क्या होगा कि जब इसे मैं इस सुइटेबल यानी कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँगा, इसे अच्छी तरह यहाँ लगा दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा कि प्लांट ए के अंदर इस पोर्शन से सेम टू सेम प्लांट बी का जो यानी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं अच्छे मज़ेदार, तो क्या होगा कि प्लांट ए के ऊपर भी इस पार्ट से वो अच्छे मीठे फ्रूट निकलना यानी कि बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, होती सेम ग्राफ्टिंग जैसे ही है। जैसे हम फॉर एग्जांपल प्लांट ए है,
प्लांट ए के अंदर मैं प्लांट बी का कुछ हिस्सा डेवलप करवाना चाहता हूँ, तो करूँगा क्या कि यहाँ पे आपने कुछ देखा होगा कि तने के पास कुछ ऐसा एक बड सा उभरा हुआ होता है और वो बड से ही फिर बाद में शाख वगैरह से ही निकलती है। तो मैं क्या करूँगा कि वो बड वाला पोर्शन ले लूँगा और उस बड वाले पोर्शन को लेके यहाँ पे भी एक सूटेबल जगह को काट लूँगा, वहाँ से प्लांट ए का जो वो वाला हिस्सा उसे रिमूव कर दूंगा और प्लांट बी का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लगा दूंगा। और उसके बाद फिर यहाँ से सेम वैसे ही यानी कि प्लांट बी की करेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और इस तरह हम अपनी बडिंग को कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है उसे देखते हैं। हमने इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग की मदद से और ये की जा रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स हैव डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद अल्टरनेटिंग, मतलब कि जैसे हमने इससे पहले थोड़ी बात करी थी कि प्लांट्स के अंदर गैमीट्स और स्पोर्स दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहा जाता है। अभी इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इन्हें डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहा कैसे जाता है। अब इनके अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमिटोफाइट पाए जाते हैं। किनके अंदर? हमारे प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये हो कैसे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्लांट है जो क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसा कि हमने बात करी थी कि जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो गैमीट्स भी बनाते हैं और स्पोर्स भी बनाते हैं, ठीक है। अब इन्हें गैमीटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी कहते हैं। अब जो इनके अंदर गैमीट्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या करेंगे? गैमीट्स यहाँ से माइटोसिस से क्या करेंगे? गैमीट्स बनाएंगे, मतलब कि एग एंड स्पर्म मिलेंगे आपस में, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और ये हमारे स्पोर्स बन जाएंगे, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्पोरोफाइट कह रहे थे, ठीक है। क्या होगा? स्पोरोफाइट क्या करेंगे? यहाँ पे मियोसिस करेंगे और मियोसिस करने के बाद स्पोर्स बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्पोर्स क्या करेंगे? माइटोसिस दोबारा करेंगे और ठीक है क्या बनाएंगे? हमारे गैमीट्स बना देंगे। गैमिटोफाइट से गैमीट्स बनेंगे बाद में, ठीक है। तो ये था, इस वजह से क्या कह रहे थे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। अगर इन प्लांट्स के अंदर ये दोनों जनरेशन यानी सिमिलर हों, कुछ डिफ्रेंशिएशन ना कर सकें, तो ऐसे प्लांट्स को हम आइजोमॉर्फिक कहते हैं। और कुछ प्लांट जिनके अंदर 90% हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, जिनके अंदर हमारी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमिटोफाइट हमें साफ तौर पे अलग अलग नज़र आते हैं, तो उन्हें हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। बात करेंगे सीड प्लांट्स की, कि सीड प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। कि जो सीड प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे होंगे, चाहे वो खाने से रिलेटेड हों या कोई छांव देने वाले हों, उनमें होते सीड्स हैं। अब क्या वजह है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द हैं? ड्यू टू बेटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म, कि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। अब देख लेते हैं कि ऐसी क्या यानी उसने मैकेनिज्म अडॉप्ट करे हुए हैं कि जो उन्हें बेटर सर्वाइवल प्रोवाइड करा है। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस फॉर पॉलिनेशन, मतलब कि हमारे सीड प्लांट्स के एक तो जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स की बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन हुई है,
जैसा कि यहाँ पे आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा है कि उनके सीड प्लांट्स के जो फ्लावर होंगे वो बहुत कलरफुल होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास जो उसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन लगे हुए हैं ताकि वो इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। और उसके अलावा इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है वो उसकी भी मॉडिफिकेशन नेचर ने ऐसी करी है कि जो ही वो यानी कि हमारा इंसेक्ट आता है पोलन ग्रेन के साथ, तो ये यहाँ पे जो ही गिरता है हमारा पोलन ग्रेन गिरने के साथ क्या होता है कि यहाँ पे पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, इस मॉडिफिकेशन ने बहुत ही सक्सेसफुल बनाया हुआ है किन्हें, सीड प्लांट्स को। गैमीट ट्रांसफर बाय द पोलन ट्यूब, जैसा कि बात करी कि जो ही मेल गैमीट पोलन ग्रेन आके लगेगा तो पोलन ट्यूब बनेगी और ये मेल गैमीट यहाँ से होता यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज एग के अंदर ट्रांसफर कर देगा। फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब क्या होगा कि हमारा ये जो एग है, ये जो हमारी ओवरी है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इस फ्रूट के अंदर क्या होगा, हमारे सीड्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, सीड्स। और ये साइड पे हमारा फ्रूट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन बाय सीड कोट एंड डिस्पर्सल बाय फ्रूट फॉर्मेशन, के हमारे जो यानी कि ये तो बन गया, ओवरी तो फ्रूट के अंदर चेंज हो गई और जो हमारे सीड्स हैं उसके इर्द गिर्द क्या बन गया, सीड कोट बन गया, ताकि नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए इनकी यानी कि नए प्लांट बनने के लिए इनकी सेफ्टी हो सके। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। सीड्स आर कैपेबल ऑफ इंड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन डोरमेंट फॉर्म, seed dormancy, and so on, as soon as condition become favorable for establishing the seedling it germinates। मतलब कि हमने फ्रूट खा लिया, फ्रूट खाने के बाद उसके अंदर जो बीज होते हैं, बीज क्या करते हैं, हम बीज तो फेंक देते हैं। ठीक है, तो बीज को क्या होगा कि बीज को जब सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगी, ठीक है, सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, ये जब सारी चीज़ें उस सीड को मिलेंगी तो क्या होगा कि ये सीड का सीड कोट टूटेगा और इस सीड कोट से क्या होगा कि एक नन्हा सा एम्ब्रियो निकलेगा जिसकी शूट्स और रूट्स निकलेंगी और फिर उससे वही फ्रूट का प्लांट बनेगा और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो भी फ्रूट पैदा करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। इंपॉर्टेंट स्टेप इन लैंड अडॉप्टेशन बाय स्पर्मेटोफाइट्स, के जो पोलन ट्यूब है एक इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन है स्पर्मेटोफाइट से, मतलब के सीड प्लांट से, यानी कि सीड प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन है जिसने इन्हें इस काबिल बनाया कि ये हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। Pollen tube act as vehicle for male gametes for their safe transport to female gamete in ovule in hostile land environment। मतलब कि जो पोलन ट्यूब होगी, जिस तरह कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये जो पोलन ट्यूब बनती है ये एक्ट एज अ व्हीकल, एक व्हीकल का काम करती है जो कि यहाँ मेल गैमीट को ले जाती है ओवरी के अंदर जाके, फिर क्या होता है कि इसके जो स्पर्म होते हैं वो एग से मिल जाते हैं और एक जाइगोट बन जाता है और फिर एक फ्रूट बनता है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड अ टूल ऑफ सक्सेस फॉर सीड प्लांट्स। मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन और सीड एवोल्यूशन ऑफ सीड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ही सक्सेस है किसकी, हमारे सीड प्लांट्स की, कि वो इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, अपनी स्पीशीज को बढ़ा पा रहे हैं, किसकी वजह से, पोलन ट्यूब की और सीड की एवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा था आज का रिप्रोडक्शन का टॉपिक।